तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जॉर्ज सत्याना के कोट के साथ। जॉर्ज कहते हैं, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हमें अपनी हिस्ट्री से, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, और जो नहीं सीखता अपनी मिस्टेक से, वो उस मिस्टेक को बार बार रिपीट करता है। ये मतलब है इस कोट का। और ये जो है, ये कई डायमेंशंस में एप्लीकेबल है, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल डायमेंशन हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, हर जगह ये अप्लाई होता है। इकोनॉमिक में देख लेते हैं, फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इकोनॉमिक में आप देखेंगे कि हमने पास्ट के अंदर ग्रेट डिप्रेशन देखा था। अगर इससे हम लर्न कर लेते तो कभी ऐसा डिप्रेशन हम फिर नहीं देखते, लेकिन 2008 में फिर मॉर्गेज क्राइसिस हुआ। तो ये क्या है कि हमने अपने पास्ट से सीखा नहीं। स्टूडेंट की लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है कि फेलियर का रीज़न ही क्या होता है? फेलियर का रीज़न ही होता है कि हम अपनी पास्ट से सीखते नहीं हैं। तो यही कुछ मतलब है हमारे जॉर्ज सत्याना के कोट का, कि जो पास्ट से नहीं सीखता वो दोबारा जो है मिस्टेक को रिपीट करता ही करता है। बहुत ही अच्छा कोट है, बहुत ही रिलीवेंट कोट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन के लिए। इंडिया चाइना रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे CAPF के एग्ज़ाम के लिए, UPSC CAPF के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मोर और लेस जो UPSC एग्ज़ाम है वो चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर आए साल में 1 साल छोड़ के, 2 साल छोड़ के क्या करता रहता है, वो इंडिया चाइना का जो रिलेशन है बार बार पूछता रहता है। कभी इकोनॉमिक डायमेंशन पूछ लेता है, कभी पॉलिटिकल डायमेंशन पूछ लेता है, जो भी करंटली इशू चल रहा होता है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को करेंगे। हमारा एम है क्या है बच्चों? हमारा एम है अपने नॉलेज को एनहेंस करना। ठीक है, अपना नॉलेज का जो हमारा जो भंडार है उसको बढ़ाना, ये हमारा एम है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो इंडिया और चाइना के जो इशू हैं वो क्या चल रहे हैं। न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, डेली डिस्पैच में हम करते रहते हैं। एडिटोरियल में आ जाए तो इसको भी थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या चल रहा है इंडिया के साथ। देखो, चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में, जिसे वो यारलुंग जांगपो कहता है, जांगपो रिवर के नाम से जानते हैं चाइना के अंदर, उसके ऊपर डैम बना रहा है। डैम बनाने का उसका मोटिव जो वो बता रहा है वो क्या, कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है। लेकिन ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडिया और चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ये इंडिया और बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ये हमारी एग्रीकल्चर सिक्योरिटी हो गया, हमारी वाटर सिक्योरिटी हो गया, इन दोनों को इंश्योर करती। लेकिन अगर यहाँ पे डैम बन गया तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारी खतरे में आ जाएगी। और इसको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है। देखो बच्चों, अगर लेट्स से अगर चाइना जो है डैम बना लेता है, तो गर्मियों के दिनों में जब ड्राई सीजन होता है तब क्या होगा कि चाइना जो है पानी के जो बहाव को है जो इंडिया में नहीं छोड़ेगा। इंडिया और बांग्लादेश में क्या होगा कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी ड्राई सीजन के अंदर, क्योंकि जो चाइना है वह पानी के कंट्रोल को, जो नेचुरल फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन लेट्स से मानसून आ रहा है, तो मानसून के टाइम में क्या करेगा, वो फ्लो को आने देगा। तो मानसून के टाइम में हमारे यहाँ पे बाढ़ आएगी, सूखे के टाइम में सूखा पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है फिर इंडिया को फेस करनी पड़ेगी। वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम भी आएगी और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस होगी। तो ये एक इशू है जो चाइना के साथ हमारा आ रहा है। दूसरा इशू देखो, हमने पहले ही डेली डिस्पैच के अंदर डिस्कस कर लिया था क्या, कि जो लद्दाख है, स्पेशली अक्साई चीन वाला एरिया, जो डिस्प्यूटेड एरिया जो चाइना ने कब्जा कर रखा है। इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि जो अक्साई चीन है वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, उस रीजन में ये क्या कर रहा है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है उसमें वो एनोनिमसली अपने आप ही जो है वो नाम चेंज कर रहा है बिना इंडिया की इजाज़त के। तो इंडिया जो है इसके अगेंस्ट जो है जो अपना जो प्रोटेस्ट है वो भी रेज कर रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो ये एक इशू हमारा चाइना के साथ आता है। तो देखो, चाइना के साथ बेसिकली 2 इशू हमारे जो है अभी अभी उभर रहे हैं। लेकिन जो पहले का इशू था वो रिसॉल्व हो रहा है। जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ, हमारी जो मिलिट्री डिसएंगेजमेंट जो है अब हो रही है, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट है हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का। तो देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि जो चाइना है वो रिपीटेटिवली क्या करता है कि एक डिस्प्यूट को ख़त्म करता है, दूसरा डिस्प्यूट लेके आ जाता है। रीज़न बहुत कुछ है, रीज़न इसके पीछे सारी चीज़ हम समझेंगे, जो एडिटोरियल में है वो भी समझेंगे, जो नहीं है वो भी समझेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इससे इंडिया को लर्न करने की ज़रूरत है। जैसे कोट था कि अगर नहीं लर्न करेंगे तो फिर मिस्टेक को रिपीट करेंगे। तो ट्रेंड को समझ के हमें इसको लर्न करने की ज़रूरत है, ये एडिटोरियल भी कहता है। तो समझा हमने कि चाइना का हमारे साथ इशू चल के आ रहा है। देखो, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो है इसको कैसे यूज़ करेगा डैम को। वाटर की प्रॉब्लम आएगी, सिल्ट की प्रॉब्लम आएगी। देखो, वाटर की प्रॉब्लम तो हमने समझ ली थी कि ड्राई सीजन और वेट सीजन वाली। सिल्ट की प्रॉब्लम क्या है? देखो बच्चों,
जब भी कोई रिवर आती है, रिवर अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है। लेकिन अगर हम डैम बना लेते हैं तो वो जो सेडिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इस सेडिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, ये सेडिमेंट्स हमारे एग्रीकल्चर लैंड को प्रोडक्टिव बनाते हैं। बिहार के अंदर बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद वहाँ पे क्या होता है, खेती होती है। क्यों खेती होती है, क्योंकि उपजाऊ हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो वो जो सेडिमेंट्स है जो पानी अपने साथ लेके आता है, कभी नहर में नहाए होगे तो आपने देखा होगा कि नहर के नीचे मिट्टी रहती है, वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, वही सेडिमेंट्स है, वही सिल्ट है जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अगर डैम बन जाएगा तो सिल्ट रिड्यूस हो जाएगा, सिल्ट रिड्यूस हो जाएगा तो जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है बच्चों वो रिड्यूस जाएगी। तो एक ये इशू आता है डैम बनाने के साथ। वाटर वाला तो इशू है ही है, एक ये सिल्ट वाला भी हमारा इशू आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करने का, ठीक है। जियो पॉलिटिकल टेंशन कभी चाइना के साथ हुई तो चाइना इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली यूज़ करने वाला है। जब हमारी इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं चल रहे होंगे और मानसून का सीज़न चल रहा होगा तो चाइना हमेशा इंडिया में बाढ़ लेके आएगा उस डैम के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए, देखो इंडिया भी काउंटर मेजर कर रहा है। इंडिया भी जो है उसके 12 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में चल रहे हैं, 1 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट चल रही है इंडिया की। स्पीड अप कर रहा है कि भाई जो चाइना है उससे हमें तेज़ी से काम करना है, क्योंकि हम जो इंडिया है वो पास से सीखती रहती है। हमें पता है कि जो चाइना है ये हरकत करेगा ही करेगा फ्यूचर के अंदर, तो इसके लिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये वही सावधानी का एक संकेत है। एक चीज़ ये है हमारी चाइना के साथ, ठीक है। अब देखो चाइना जो है हमेशा जो है इंडिया को बुली करता रहता है और चाइना के कहने पे जो उसके दोस्त लोग हैं, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है, वो भी बुली करते रहते हैं इंडिया को। तो देखो इस बुली में ही एक चीज़ क्या है कि चाइना जो है वो अपने आप ही, ठीक है, एक तरफा ही जो है हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री के नेम चेंज करता रहता है। अक्साई चीन में जो कर रहा है उसमें तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लेकिन इंडिया में अरुणाचल प्रदेश जिसे जो चाइना है वो साउथ तिब्बत के नाम से जानता है, कहता है कि ये भी तिब्बत का पार्ट है। और चाइना क्लेम कर रहा है कि ये चाइना की बाउंड्री, ये चाइना का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जब अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो वो प्रोटेस्ट करता है, कहता है कि हमारा हिस्सा है ये। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहता है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम के थ्रू। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। तो एक ये भी इशू है कि जो चाइना है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है कहीं ना कहीं उसको चेंज करता रहता है, रीनेम करता रहता है। और चाइना ने करा भी था 2023 के अंदर 11 जो लोकेशन थे अरुणाचल प्रदेश में, चाइना ने उसका नाम अपने आप से ही डिसाइड कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें और ये जो चीज़ें हैं जो चाइना करता है इंटरनेशनली इसको रिजेक्ट किया जाता है। कैसे रिजेक्ट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो दूसरी चीज़ भी करता है क्या कि चाइना क्या करता है, बीच बीच में मैप निकाल के लेके आता है और उस मैप में दिखाता है कि पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है, पूरा जो अक्साई चीन है वो चाइना का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है ही नहीं। इंडिया इसको प्रोटेस्ट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी बता रखी है कि इसे कार्टोग्राफिक एग्रेशन के रूप में बता रखा है। कार्टोग्राफिक एग्रेशन क्या है कि मैप में जो टेरिटरीज हैं उसको वो चाइना का हिस्सा दिखा देता है, तो ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन में आ जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं क्या कि जिस पर्टिकुलर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा उसी का रूल चलेगा। मैप हो गया, रिनेमिंग हो गया, इससे चीज़ें चेंज नहीं होगी। ये किसका कौन सी जजमेंट थी, ये वाली जजमेंट थी। तो आप इसको कोर्ट भी कर सकते हैं। मिनक्वेर और एक्रीहोस डिस्प्यूट जो यूके और फ्रांस के बीच में था, सेम काइंड का डिस्प्यूट था। तो वहाँ पे जो हमारा आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने ये जजमेंट दी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिस कंट्री का रहता है किस पर्टिकुलर टेरिटरी में, वो चीज़ डिसाइड करती है कि ऑनरशिप किसकी रहेगी। मैप को शो करने से जैसे चाइना करता है या रिनेमिंग करने से जैसे चाइना करता है, उससे इशू जो है वो रिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। चाइना एक और टैक्टिक्स है जिसको वो यूज़ करता रहता है। देखो चाइना क्या करता है कि जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया है, शायद चाइना को भी पता होगा कि आईसीजे ने क्या जजमेंट दे रखी है। तो चाइना क्या करता है, जितने भी हमारे डिस्प्यूटेड एरिया है, अक्साई चीन की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, वहाँ क्या करता है उस डिस्प्यूटेड एरिया में वो क्या कर रहा है, सेटलमेंट को है ना एस्टैब्लिश कर रहा है। जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है चाइना की, उसको वो वहाँ ला के इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहा है, हाउसिंग प्रोवाइड करा रहा है, उनको वहाँ ला के बसा रहा है ताकि उस पर्टिकुलर सेटलमेंट से वो क्या कर सके, वो अपना जो क्लेम है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सके। ये चाइना एक और टैक्टिक्स कर रहा है और ये इंडिया के साथ नहीं करता। ये चाहे भूटान हो गया,
चाहे वो नेपाल हो गया, उनके साथ भी ये जो हरकतें हैं ये रिपीट करता रहता है चाइना। ये एडिटोरियल में बताया गया, यहाँ पे डोकलाम इशू वाला जो है रेफरेंस ले रखा है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने देख लिया कि चाइना जो है कैसी कैसी हरकतें करता है, चाहे वो मैप का नेम चेंज कर, मैप में अपने आप को हमारे हिस्से को चाइना का हिस्सा बताना हो गया, चाहे उसकी रिनेमिंग हो गया, चाहे वो डैम बनाना हो गया, चाहे वो काउंटी का नेम चेंज करना हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं चाइना करता रहता है, किसके लिए? इंडिया को बुली करने के लिए, अपने क्लेम को एनफोर्स करने के लिए, चाहे वो सेटलमेंट करना हो गया। तो देखो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे हम निपटे तो निपटे कैसे? मैटर तो ये आता है कि निपटना है तो निपटना कैसे है। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो डिस्प्यूट है, ठीक है, चाइना का जो डिस्प्यूट है, इंडिया स्पेसिफिक तो है नहीं, साउथ एशिया के अंदर भी चाइना का डिस्प्यूट है, नेपाल और भूटान के साथ बता रखा है। भूटान का तो डोकलाम इशू आपको पता ही है। नेपाल का एक हुमला डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना उसको क्लेम करता है, बोलता है ये भी मेरा हिस्सा है। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना जो है एग्रेसिव पॉलिसी को है ना अडॉप्ट करता है। एग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करना, और ये जो उसका एग्रेशन है इस एंक्रोचमेंट के थ्रू दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये जो साउथ एशिया है ये अकेला विक्टिम नहीं है हमारे चाइना का, जो साउथ ईस्ट एशिया है वो भी फेस करती है सच काइंड ऑफ एग्रेशन, ठीक है। लेकिन वो क्या करती है? वो कलेक्टिवली इससे लड़ती है। वो ऐसा नहीं है जो इंडिविजुअली लड़ रही है, जैसे चाइना के साथ इंडिया क्या करता है? इंडिविजुअली फाइट कर रहा है। लेकिन ये जो कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गई, ये कलेक्टिवली फाइट करती है। जैसे आसियान हो गया, ठीक है, आसियान पूरा जो है आसियान जो है पूरा जो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा है, ये कलेक्टिवली उससे फाइट करते हैं आसियान के थ्रू। यहाँ पे बताया भी गया है कि मैकोंग रिवर जो कमेटी है उसने भी कहीं ना कहीं ग्रुप वाइज जो है चाइना के साथ जो है कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा उस पर नेगोशिएट कर रहा था। तो देखो ये क्या चीज़ है? ये एग्जाम्पल है एक तरह से कि साउथ एशिया को, जो हमारा साउथ एशिया है, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं डिसकनेक्टेड एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि पूरे साउथ एशिया के अंदर इकोनॉमिकली तो ये कनेक्ट है ही नहीं, ना तो हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट है, ना अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट है, किसी के साथ भी हम प्रॉपर तरह से कनेक्ट है ही नहीं। बांग्लादेश के साथ अब वहाँ पे भी फिर इशू आ रहा है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे साउथ ईस्ट एशिया है वो कलेक्टिवली फाइट करता है चाइना से, इंडिया को भी करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। बेसिकली इस एडिटोरियल का मोटिव ही ये है इस चीज़ को बताना। तो देखो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे बड़ी पावर है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं लीड करना चाहिए, कुछ ऐसा मल्टीलैटरल ग्रुप जो है फॉर्म करना चाहिए जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जो कंसर्न है, स्पेशली ट्रांस बाउंड्री रिवर के जो चाइना के साथ हो रहे हैं, उसको रिसॉल्व कर सके। ये इस एडिटोरियल में बहुत ही अच्छा एक सजेशन दिया गया है। तो बच्चों आपको आई होप समझ आ गया होगा कि चाइना के साथ जो हमारे इशू हैं किस तरह के चल रहे हैं और किस तरह से इशू जो है हम रिसॉल्व कर सकते हैं। हमें लर्न करने की ज़रूरत है साउथ ईस्ट एशिया से, और ये जो चल रहा है ट्रेंड इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो यही कुछ आज के एडिटोरियल डिस्कशन में था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपके लिए बच्चों एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के जो आपका डिस्कशन ग्रुप है उसमें सेंड करो, और बच्चे भी इवैल्यूएट करेंगे, आप भी इवैल्यूएट करो इसको। जो देव है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली लिखता है, तो आपको भी उससे लर्न करने की ज़रूरत है, जैसे हमें साउथ ईस्ट एशिया से लर्न करने की ज़रूरत है कि हमें राइटिंग डेली करनी है। क्यों राइटिंग डेली करनी है? क्योंकि हमें पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करने के लिए जो है सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस पढ़ने की जो नॉलेज ली है उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। बाहर कैसे निकलेगी? राइटिंग के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको डेली जो है एमसीक्यूज़ भी देता हूँ, डेली आपको ये भी देता हूँ। तो आपको ये चीज़ जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखो बच्चों, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, हमारे दोनों ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के प्रोग्राम से आप इनको एक बार एनरोल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर तो 7 डे मनी बैक गारंटी भी है, सिर्फ जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर। तो आप इसको एक बार एनरोल कर सकते हैं और इसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा क्योंकि आपके जो पेपर है वो थोड़ा सा आने वाले हैं, तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है अभी रनिंग में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सीज फायर एग्रीमेंट। देखो सीज फायर एग्रीमेंट, अब चाइना के साथ तो हमारे कोई सीज फायर एग्रीमेंट मतलब कुछ चल नहीं रहा था, ऐसा कुछ कि गोलाबारी चल रही हो तो सीज फायर एग्रीमेंट साइन करे। ये इशू जो है हमारा हमास और इजराइल का है। आप सभी को पता है कि हमास और इजराइल के बीच में फाइट चल रही थी। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो है कतर दोहा के अंदर सीज फायर वो हुआ है, साइन हुआ है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हमास और कतर के बीच हुआ है, पैलेस्तीन और उसके बीच में नहीं हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सीज फायर साइन हुआ है दोहा कतर के अंदर।
नेगोशिएट हो रहा था, काफ़ी टाइम से ये चल रही थी वॉर अभी बंद नहीं हुई है, अभी जस्ट सीज फायर साइन हुआ है, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो होस्टेज थे दोनों साइड, वो होस्टेज को रिलीज़ करेंगे, पैलेस्तीन को वो छोड़ेंगे, हामस वाले इसराइलीज़ को छोड़ेंगे, और जो पैलेस्तीन्स है, ठीक है, उनको रिटर्न, जो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं उनको वापस आने, अपने घर में वापस आने के लिए अलाउ करेंगे, ये एक साइन हुआ है। जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो प्रोवाइड करा सकते हैं गाज़ा के अंदर, ये एक साइन हुआ है। तो ये 4 बेसिकली जो मेजर डील है वो इस सीज़ फायर एग्रीमेंट के अंदर साइन हुए हैं। 6 वीक तक चलेगा ये जो सीज़ फायर है, ये जो सीज़ फायर अभी हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, 6 वीक तक चलेगा। और उम्मीद है कि इस 6 वीक के अंदर ये जो वॉर हो रही है इसको एंड करने के लिए नेगोशिएशन जो है ब्रॉडर रूप से चलेगी। तो ये कुछ था हमारा सीज़ फायर एग्रीमेंट के अंदर, जो किसके बीच में साइन हुआ है बच्चों, इजराइल और हामस के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखना, मैंने इसका एमसीक्यू नहीं दिया। और देखो, जिस बच्चों को नहीं पता हो कि ये जो चल रहा है हमारा यूएस और ये वाला हामस और इजराइल वाला इशू क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो ये जो बटन दिख रहा है आपको यूट्यूब का, जस्ट इस पर क्लिक करो, ये आएगा, ओपन सफारी करो और देखो ये एक आपका खुल जाएगा चैनल। इसमें मैंने पूरा आपको कितने मिनट की वीडियो है, 40 मिनट की वीडियो है, और अच्छे से बहुत ही मज़ेदारी में आपको सिखा रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो आपको बच्चे इससे थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर नहीं आता हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से सीख सकते हैं कि आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नहीं पता होता भाई क्या इशू चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो एकदम मैंने ओरिजिन से यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है, तो एक बार आप इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्रोकब्रोक, ठीक है। ये क्रोकब्रोक क्या है, देखो क्रोकब्रोक एक लैंग्वेज है जो त्रिपुरा के अंदर बोली जाती है। प्रोटेस्ट चल रहा था क्या कि रोमन जो स्क्रिप्ट है वो अलाउड करनी चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर इन त्रिपुरा, ठीक है। तो ये इशू चल रहा था बेसिकली कहाँ पे, त्रिपुरा के अंदर। और मैक्सिमम बच्चों ने जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उसको मिस कर दिया होगा, या जो भी प्रोवाइड कराते होंगे मटेरियल उन्होंने इस इशू को मिस कर दिया होगा। और हमारे पेपर के अंदर ये ऐसे करके पूछ लेता है क्रोकब्रोक कहाँ की लैंग्वेज है, कहाँ पे बोली जाती है। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो एकदम गोल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आया कहाँ से है, आता न्यूज़पेपर से ही है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रोकब्रोक जो लैंग्वेज है ब्रोक पीपल बोलते हैं, त्रिपुरा के अंदर रहते हैं। क्रोकब्रोक का मतलब ये होता है वर्बल पीपल, ठीक है। ब्रोक मतलब पीपल और क्रोक मतलब वर्बल, मतलब लैंग्वेज है त्रिपुरा की। कौन सी फैमिली के अंदर आती है, सीनो तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर आती है। बेसिकली इसका थोड़ा सा पास्ट है, इस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में त्रिपुरा के कोई किंग थे, उसने एक बुक लिखी थी, वहाँ पे इसके लैंग्वेज थी रत्नाकर करके, ये थी। ऑफिशियल स्टेटस भी है भाई, वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज है ये त्रिपुरा की, और बंगाली के अलावा, ठीक है, बंगाली बोली जाती है कहाँ पे, त्रिपुरा के अंदर। ये बंगाली के अलावा जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है, नोटिफाइड लैंग्वेज है। अब इसके साथ एक हिंदी का भी हम समझ लेते हैं। हिंदी को बहुत लोग जो है वो नेशनल लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, बस इतना थोड़ा समझना हिंदी के बारे में। क्रोकब्रोक के बारे में हमने समझ लिया, त्रिपुरा में एक स्टेट लैंग्वेज है बंगाली के अलावा। रत्नाकर एक राजा थे, रत्नाकर करके एक बुक थी जो जिसके अंदर इसका सारा मेंशन है, सीनो तिब्बतन फैमिली के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई कमीशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ट्राई कमीशन वाला चांसेस है क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देखो अभी इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 3 जो नवल प्लेटफॉर्म है उसको कमीशन कराओ, पहले आज तक 3 नहीं करे। देखो आईएनएस जो कौन से 3 है उसका नाम सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। आईएनएस नीलगिरी हो गया, आईएनएस वागशीर हो गया और आईएनएस सुराट हो गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 17 के अंदर आता है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर आता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे जो प्रीवियस डेली डिस्पैच हैं उसके अंदर। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये जो है सारी चीज़ रहती हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो रिमार्क दिए हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इस इवेंट को जो मेन मुख्य अतिथि थे, मुख्य जो चेयर थे वो कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री ही जी थे। तो आईएनएस जो नीलगिरी है ये चोलाज एम्पायर के सम्मान में है। आईएनएस जो सूरत है ये इंडिकेट करती है वेस्ट एशिया के साथ जो हमारे मरीन कनेक्शन है उसको, ठीक है। बस इतना सही है। बाकी जो हमारा विज़न है इंडिया का आप सभी को पता है, ये जो एक्सपांशनिस्ट है जो चाइना का विज़न है, इंडिया का नहीं है। ये हमारे इंडिया का क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नॉन एक्सपांशनिस्ट ग्लोबल पोजीशन। मतलब क्या
कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, एक्सपांशन नहीं चाहते। बस सिंपल चीज़ ये याद रखना। और हमारा जो रोल है साउथ, ग्लोबल साउथ के अंदर क्या, रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर का, इसको फॉलो करने के लिए ये जो हमारे ट्राई कमीशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इतना थोड़ा सा याद रखना बच्चों, समझ आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसको आंसर करो, समझ आया है तो। क्वेश्चन नंबर 2 ही है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और हुई थी क्या कि यूएस ने, क्योंकि यूएस देखो अब इंडिया के क्लोज आ रहा है, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है, उस इंडिया को और इंडिया की ज़रूरत है उसको, दोनों ही चीज़ है। तो यूएस में अब ट्रम्प गवर्नमेंट आ गई है, अब जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगते थे वो धीरे धीरे हटते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो ट्रम्प है वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी। तो यूएस ने जो रिस्ट्रिक्शन है इंडिया के पास, इंडिया के ऊपर जो थे वो हटा दिए हैं। तो अब ये जो 3 एंटिटी हैं ये अब क्या करेंगी कि अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लग रहे थे इनसे वो मुक्त है। तो बस यही चीज़ बता रखी है यहाँ पे न्यूज़ के अंदर। तो बेसिकली यही था कि अब रिस्ट्रिक्शन हट गए तो कॉपरेशन जो है वो बढ़ जाएगा यूएसए के साथ, ये सारी चीज़ें होंगी। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, न्यूक्लियर हिस्ट्री के बारे में। देखो हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर हिस्ट्री है वो 1948 से चालू हुई थी, आज़ादी के बाद से ही। हमारे यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था, होमी भाभा जी ने करवाया था, जिनको न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है जन्मदाता ही माना जाता है एक तरह से। उसके बाद हमारे यहाँ पे 56 में जाके पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर लगा था, अप्सरा के नाम से, इसका नाम याद रखना। उसके बाद इंडिया ने 1968 के अंदर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन करने से मना कर दिया था, एनपीटी जिसे कहते हैं। इंडिया ने इसको साइन नहीं करा है, क्यों नहीं साइन करा है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद 1969 में हमारा जो पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था तारापुर में लग गया था, ठीक है, यूएस की सहायता से और IAEA की सहायता से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सहायता से। 1974 में हमने जो है सबसे पहला जो है अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करा था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, पोखरन में। उसके बाद हमने CTBT जो है उसको भी साइन नहीं करा है, CTBT को भी साइन नहीं करा है। क्यों नहीं साइन करा है ये भी बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है इसको भी साइन नहीं करा है। तो देखो जब ये चल रहा था ना पोखरन वाला, तो उस टाइम पे यूएस से नहीं इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। तो देखो इंडिया, यूएसए ही चाहता था कि इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर ना बने कभी, लेकिन इंडिया ने पूरा जो है एड़ी चोटी का जोर लगाया था और बन ही गया न्यूक्लियर पावर। बहुत ज़्यादा कोशिश करी ना बने, तो थोड़ा वो भी याद रखना। 1998 में इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति करा था। ऑपरेशन शक्ति किससे रिलेटेड है, वो भी हमारा न्यूक्लियर टेस्ट से है। और इस टाइम पे हमने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि हम क्या है, न्यूक्लियर आर्म्ड अब स्टेट है, अब हमसे ही बच के रहना, ठीक है। उसके बाद 2008 के अंदर जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसने इंडिया को थोड़ा सा वेव ऑफ कर दिया था, क्योंकि हमें न्यूक्लियर जो है हमारे यहाँ पे ये यूरेनियम वगैरह तो प्लेंटी अमाउंट में तो है नहीं, तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए NSG ने हमें थोड़ा सा अलाउ कर दिया था। बल्कि हमारा नॉन NPT स्टेटस होते हुए भी, देखो NPT स्टेटस क्या चीज़ है, NPT स्टेटस है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, जो न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी है और जो स्टेट है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, ठीक है। जिन्होंने ये ट्रीटी साइन कर रखी है वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इंडिया ने साइन नहीं करी हुई है। सब चीज़ें बताऊंगा क्या चीज़ है इसके पीछे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जिसका जो NPT स्टेटस होता है उसी को सिर्फ जो है न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप है वो यूरेनियम वगैरह देता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हो। लेकिन नॉन NPT स्टेट होते हुए भी NSG ने हमें वेव ऑफ करा, क्योंकि हमारी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही थी। इंडिया जो है अब 2016 में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है उसका भी मेंबरशिप हमने एंट्री गेन कर ली थी। और 2024 के अंदर आते आते हमारा जो प्रोटो फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो है कलपक्कम तमिलनाडु में है वो भी अब जो है चलने लग गया था। मतलब ये 3 स्टेज जो प्लान था वो चलने लग गया था। ये सारी चीज़ें टोटली है। अब देखो समझो ये तो बेसिकली चल रहा था, ये बस थोड़े थोड़े जो नाम है की इशू जो है किसका इंडिया मेंबर है किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और ये इंडिया ने क्यों नहीं साइन करी, देखो इंडिया तो हमेशा चाहता है ना कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो ना फैले पूरे वर्ल्ड के में। इंडिया तो शांति दूत है, तो उसने शांति दूत होते हुए भी NPT को साइन क्यों नहीं किया? ये तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। ये ट्रीटी तो खुद कहती है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो नहीं फैलने चाहिए। देखो ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा बायस्ड है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे US हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, सबके पास क्या थे, न्यूक्लियर वेपन थे। अब और वर्ल्ड के जो लोग हैं, ठीक है, और वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन ना आए, उसके लिए ये NPT आ गया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी जिनके पास है उनके वेपन तो उन्होंने जमा करे ही नहीं,
उनके वेपन तो उन्होंने स्थगित करे नहीं कि ये जो वेपन है इनको भी आप डिसमेंटल कर दो, ये चीज़ें तो थी नहीं ट्रीटी के अंदर। तो इंडिया ने इसका अपोज करा कि भाई तुम तो न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, आप दूसरे को क्यों बनने से मना कर रहे हो, ठीक है। इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं करा। CTBT इसलिए साइन नहीं करा क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान और चाइना जो है, इन दोनों के पास भी क्या है, इन दोनों के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो इंडिया इन दोनों को भी तो काउंटर करना चाहता था। तो इंडिया अगर साइन कर देता तो कैसे न्यूक्लियर पावर बनता। तो इसलिए इंडिया ने ये दोनों जो ट्रीटी थी ये साइन नहीं करी थी। तो थोड़ा समझ आ गया होगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करने की कोशिश करना। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना कि आंसर करो, नहीं हो पाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसका तुम्हें बताऊंगा कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगस्त्यार, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर अगस्त्यार से रिलेटेड आया था। थीम अभी बेसिकली आप सभी को पता है महाकुंभ चल रहा है, ठीक है। अभी काशी के अंदर काशी टेम्पल संगमम एक थीम ऑफ काशी संगमम जो 3rd एडिशन है संगमम, ठीक है, जो 3rd एडिशन चल रहा है बेसिकली वो फोकस किस पे कर रहा है, अगस्त्यार जी की फिलॉसफी हो गई, लिगेसी हो गई, उसके ऊपर कहाँ पे चल रहा है। देखो नमो घाट वाराणसी में चल रहा है। कब से कब तक चल रहा है थोड़ा सा याद रखना बच्चों। यूपी PCS को भी याद रखो कि एकदम डेट ही पूछ रहा है वो, तो थोड़ा सा डेट भी याद रखना। फरवरी में चला था, मिड फरवरी में, 15 फरवरी से 24 फरवरी तक ये चला था हमारा क्या चीज़, नमो घाट के ऊपर काशी तमिल संगमम, ठीक है। इसको चेयर किसने करा था, मेन जो करता थे वो कौन थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। ये तो था न्यूज़ के अंदर, ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। और डेली डिस्पैच आप ये तो पढ़ने के लिए करते नहीं है कि जो न्यूज़पेपर में वो मैं आपको बताऊं। तो देखो अब अगस्त्यार के बारे में थोड़ा सा जानना बनता ही है क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर नाम आ रखा है उनका और थोड़ा इनके ऊपर पूरा वो संगमम जो है वो चला है। तो देखो जो अगस्त्यार थे उन्हें 7 ऋषियों में से जो ग्रेट इंडिया की जो महर्षि थे, सागास थे, उनमें से एक माना जाता है। सप्तऋषि थे। चिरंजीवी नाम से भी इनको माना जाता है, कई ट्रेडिशन इनको इमोर्टल चिरंजीवी के नाम से पूछते हैं, ठीक है। क्या क्या सिग्निफिकेंस था देखो, इन्होंने उनकी वाइफ ने लोपामुद्रा, इन दोनों ने लोपामुद्रा जी हो गई और हमारे अगस्त्या जी हो गए, इन दोनों ने मिलकर ऋग्वेद में और वैदिक लिटरेचर में बहुत सारे जो हम्स थे वो दिए थे। उसके बाद इनको जो है सिद्धा मेडिसिन का पिता भी बोला जाता है हमारे अगस्त्या जी को। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसके अंदर भी इनका जिक्र आता है। तमिल सिद्धर के नाम से भी इनको पूजा जाता है। कहाँ पे, जो शैवम ट्रेडिशन हो गया, शिव जी वाला जो ट्रेडिशन होता है वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने ग्रामर दी थी ओल्ड तमिल की, अगत्यम जिसको माना जाता है, ठीक है, अगत्यम इन्होंने दी थी। मतलब अगत्यम क्या चीज़ है, ओल्ड तमिल ग्रामर है। उसके बाद इनका जो रोल था बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल था मेडिसिन के अंदर। ताम्प्रा प्रानियन में मेडिसिन ये यहाँ पे है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो जावा इंडोनेशिया के अंदर जो हिंदू टेम्पल है वहाँ पे भी जो अगस्त्या जी हैं उनकी मूर्ति जो है पाई जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में। थोड़े टफ नेम है, थोड़ा सा याद कर लेना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना बस थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनके जो लिटरेरी वर्क है वो थोड़ा सा याद रखना। अगस्त्या गीता जो वायु पुराण के अंदर भी, वारा पुराण के अंदर भी जिसका मेंशन है, फाउंड इन वारा पुराण, अगस्त्या गीता, अगस्त्य संहिता स्कंद पुराण के अंदर, और देवधा निरायना तंत्रा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं बेसिकली ये इसका जो एट्रीब्यूटेड है किसको, हमारे अगस्त्या जी को। उसके बाद इनको कई और नामों से भी जाना जाता है। माना के नाम से जानते हैं इनको, काल्या साजा के नाम से जाते हैं, कुंभाजा के नाम से जाते हैं, कुंभा यूनी के नाम से जानते हैं, और मैत्रा वारुणी के नाम से जानते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे नामों से हमारे अगस्त्या जी को जाना जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी बच्चों, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मिनट देखो 4 ही है ना, हाँ बिल्कुल 4 ही है। इसको 4 क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो। आई होप एडिटोरियल तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ जो आज का डिस्कशन है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। और हाँ एक चीज़ और बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है जो चाइना और श्रीलंका वाला ये जो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन में कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो ये चीज़ जो है आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा
कि श्रीलंका के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे इंडिया की विजिट पे आए थे और बहुत ज़्यादा सुहावनी बातें हो रही थी कि ये जो है अब दोस्त बन चुके हैं। अब देखो चाइना के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, तो बिल्कुल जो है एक ज़्यादा रिलीवेंट कोट है क्या कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और वही जो चीज़ है ये चाइना और ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के स्पेशली जो राष्ट्रपति है वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो आज का डिस्कशन है वो एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।